मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की। आखिर क्यों नहीं थम रही है आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग पर क्या है आर्मेनिया और अजरबैजान का दावा? पुतिन ने टर्की पर क्या कहा है और टर्की ने अजरबैजान की मदद पर क्या कहा? जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी है। जंग में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोनों देश लड़ाई के दौरान एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। इससे नुकसान और ज्यादा हो रहा है। शांति की अपील के बाद भी दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख में लगातार आर्मेनिया की फौज को निशाना बना रही है। अजरबैजान की फौज मिसाइल से आर्मेनिया की फौज पर घातक प्रहार कर रही है। भारी मिसाइल हमले के कारण आर्मेनिया की फौज को पीछे हटने को मजबूर हो गई। इस हमले में आर्मेनिया के कई सैनिक मारे गए। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया के सैनिकों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के सैनिकों पर आसमान से घातक प्रहार करते दिख रहे हैं। अजरबैजान के इस हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान हुआ है। जंग में आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आर्मेनिया की 340 टैंक, 300 यूएवी, 210 सैन्य वाहन, 50 एयर डिफेंस सिस्टम, 19 हेलीकॉप्टर, 9 एयरक्राफ्ट और 19 रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। जंग में अब तक 3200 से ज्यादा सैनिक और 2000 नागरिकों की जान जा चुकी है। आर्मेनिया के हमले में अजरबैजान को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जंग में अब तक अजरबैजान के 103 यूएवी, 13 हेलीकॉप्टर, 3 एयरक्राफ्ट, 210 सैन्य वाहन और 5 रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। आर्मेनिया के हमले में अजरबैजान के 1500 जवान और 900 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। अजरबैजान की तरफ से लगातार हो रहे हवाई हमले से बचने के लिए आर्मेनिया के लोग अब अंडरग्राउंड बंकर में छुपने को मजबूर हैं। अजरबैजान ड्रोन और फाइट्स जेट से आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इन इलाकों में भारी बमबारी की जा रही है। आर्मेनिया अजरबैजान में चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया के पीएम निकोलियन पशिनियन से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। पुतिन और पशिनियन के बीच 6 दिन में तीसरी बार फोन पर बात हुई। पुतिन ने लड़ाई में अजरबैजान की तरफ से विदेशी लड़ाकों के शामिल होने पर चिंता जताई है। आर्मेनिया से लड़ाई में अजरबैजान की मदद के आरोपों के बीच तुर्की ने कहा कि उसने अब तक अजरबैजान को सैनिक सहायता नहीं दी है। तुर्की ने कहा कि अगर अजरबैजान ने सहायता मांगी तो हम उसे सैनिक सहायता मुहैया करवाएंगे। आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि तुर्की के सैनिक अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ देकर रूस के निशाने पर आया तुर्की अब रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करेगा। तुर्की 5 से 16 अक्टूबर के बीच इस एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करेगा। तुर्की के इस ऐलान से रूस के साथ उसकी तलखी और बढ़ सकती है। इधर तिब्बत के पठार पर चीन ने क्या नई साजिश रची है? कितना भयंकर है चीन का नया ड्रोन? अमेरिका ने भारत के साथ अब कौन सा नया करार किया है? LAC पर हर हलचल और चीन की साजिश से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन एट LAC में। तिब्बत के पठार में चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पैंगोंग इलाके में बनाए गए PLA के नए बंकर की तस्वीरें सामने आई हैं। PLA ने इसे सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए बनाया है। यहाँ साजो सामान के साथ बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं। इस बार PLA ने तिब्बत की फ्रंट पोस्ट पर तैनात सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में PLA के जवान समुद्र तल से 5400 मीटर ऊंची चोटी पर पेट्रोलिंग करते नजर आए। चीन के नेशनल डे पर जारी ये तस्वीरें रेड आर्मी की खोखली डींग हाँकने जैसी हैं। चीन ने अपने नए मिलिट्री ड्रोन की फुटेज रिलीज की है। चीन के इस ड्रोन में 2 ग्रेनेड लॉन्चर लगे हुए हैं। ये ड्रोन कई दूसरे हथियारों से भी लैस है। PLA की हाल की एक एक्सरसाइज में इस ड्रोन को शामिल किया गया था। चीन का दावा है कि उसका ड्रोन अमेरिकी ड्रोन से बेहतर है। भारतीय नौसेना समंदर में चीन को फिर अपनी ताकत दिखाएगी। आज से 2 दिन भारत और बांग्लादेश की नौसेना पश्चिम बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास करेंगी। 2 दिन चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों नौसेनाओं के पोत, फाइट्स जेट्स और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। चीन से चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने भारत के C-130J सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमान के लिए कल पुर्जे और साजो सामान बेचने की इजाजत दे दी है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 11 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हैं। भारत उन 17 देशों में से एक है जिन्हें अमेरिका ने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान बेचा है। चीन से विवाद के बीच अमेरिका का एक समुद्री जहाज ईंधन भरने के लिए अंडमान में उतरा। जहाजों की रिफ्यूलिंग के लिए भारत और अमेरिका के बीच 2016 में करार हुआ था।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के दौरे से पहले मंगोलिया में चीन विरोधी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। मंगोलिया के लोग चीन में गिरफ्तार किए गए मंगोलिया के लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। माइक पोम्पियो अगले हफ्ते दक्षिण एशिया के दौरे पर आने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान में नागरिकों की निजता को सबसे ज्यादा खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान अपने नागरिकों की सबसे ज्यादा जासूसी करवा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान में नागरिकों की आवाज दबाई जा रही है। चीन के दोस्त नेपाल ने भी चीन को झटका दिया है। विपक्ष के दबाव के बाद नेपाल की ओली सरकार ने चीन बॉर्डर पर सशस्त्र प्रहरी बल का ऑर्डर आउटपोस्ट बनाने का फैसला किया है। यहां चीन पर नेपाल की जमीन कब्जाने का आरोप है। इधर एलओसी पर पाकिस्तान क्यों कर रहा है लगातार फायरिंग? पाकिस्तान ने कहां तैनात की है घातक मिसाइलें? पाकिस्तान की चोरी पर नवाज का नया खुलासा क्या है? और इमरान से क्यों नाराज है बाजवा? पाकिस्तान की हर हलचल और साजिश से जुड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 पाकिस्तान की साजिश में। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान ने बारामूला के उरी में सीज फायर तोड़ते हुए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया। भारत की तरफ से पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन की मदद से एलओसी के पास पाकिस्तान घातक मिसाइलें तैनात कर रहा है। सतह से हवा में मार करने वाली इन मिसाइलों को बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया गया है। इन मिसाइलों को इंस्टॉल करने की साजिश में पाकिस्तानी आर्मी की पीएलए ने पूरी तकनीकी मदद की है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की बाबर मिसाइल अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक की तकनीक चोरी कर बनाई गई है। नवाज ने कहा कि अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल की बैक इन इंजीनियरिंग कर बाबर मिसाइल बनाई गई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान में पीएम मोदी का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। इमरान खान मोदी का खौफ दिखाकर गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। विपक्षी पार्टियां गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव का विरोध कर रही है। बड़बोले इमरान खान का कहना है कि अगर आर्मी चीफ ने उन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव डाला तो वो इस्तीफा मांग लेते हैं और करगिल पर हमला करने वाले आर्मी चीफ से फौरन रिजाइन करवा लेते। जानकार मानते हैं कि इमरान ने ये बयान नवाज शरीफ को कमजोर करने के लिए बाजवा के इशारे पर दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा इमरान खान से सख्त नाराज हैं। इमरान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आर्मी चीफ ने मुझ पर कुर्सी छोड़ने का दबाव डाला तो मैं आर्मी चीफ का इस्तीफा मांग लेता। इमरान के इस बयान के बाद आर्मी चीफ की नाराजगी सामने आई है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सभी टीवी चैनलों को मोटरवे रेप केस की कवरेज करने से रोक दिया है। पीईएमआरए का कहना है कि मीडिया कवरेज से केस की जांच प्रभावित हो रही है। लाहौर सियालकोट हाईवे पर 2 लुटेरों ने एक महिला से गैंगरेप किया था। ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर बने प्रवासी शिविर में आग लगने के बाद अब ग्रीस की सरकार ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। ग्रीस सरकार को शक है कि प्रवासी शिविर में लगी आग के पीछे साजिश है। लेस्बोस द्वीप पर बने शिविर में 13,000 प्रवासी रहते थे। रूस से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही पाकिस्तान सरकार ने रूस से गेहूं खरीदने का फैसला किया है। पाकिस्तान रूस से 1,80,000 मीट्रिक टन गेहूं का आयात करेगा। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि यह फैसला गेहूं की किल्लत खत्म करने और बढ़ते दाम पर काबू करने के लिए किया गया है। थोड़ी देर में दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अटल टनल से कैसे मजबूत होगी भारतीय सेना? कहां ट्रैक्टर यात्रा करेंगे राहुल गांधी? देश भर में कोरोना की वजह से 1 लाख लोगों की जान गई। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी आज हिमाचल के रोहतांग में सामरिक रूप से अहम दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। 3300 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल 9.2 किलोमीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 5.52 मीटर ऊंची है। अटल टनल से एक दिन में 3000 कारें और 1500 ट्रक निकल सकेंगे, जिनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे अधिकतम स्पीड होगी। अटल सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा में भी कम समय लगेगा। घाटी में बर्फबारी के चलते साल के 6 महीने आवागमन बाधित रहता था, लेकिन इस सुरंग के बनने से अब ये पूरे साल खुला रहेगा। टनल के बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात सेना को होगा, क्योंकि अब सर्दियों में भी सेना तक हथियारों की सप्लाई की जा सकेगी। अटल टनल के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अटल जी का बेहतर बुनियादी सुविधाओं का सपना आज पूरा होगा। साथ ही अटल टनल के बन जाने से इलाके की कनेक्टिविटी समस्या खत्म हो जाएगी। अटल टनल को आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिससे हर मौसम में आवागमन बना रहेगा। इसके बन जाने से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा में 4 से 6 अक्टूबर तक खेती बचाओ यात्रा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ट्रैक्टर से यात्रा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम किसानों के हक और न्याय के लिए लड़ेंगे। रक्षा मंत्री ने मनाली के सासे में हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान कैलिब्रेशन लैब का शिलान्यास किया। लैब बर्फबारी वाले क्षेत्रों में फील्ड लोकेशन का पता लगाएगी। लैब पहले से ही हिमस्खलन वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन पूर्व अनुमान, अंटार्कटिक स्नो कवर, आइस शीट की सतह में ऊर्जा संतुलन और पिघलने के अनुमान पर रिसर्च कर रही है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर कल दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके चित्र और संदेशों को प्रदर्शित किया गया। इसमें गांधी जी की तस्वीरों को लाइटों के जरिए इमारत पर दर्शाया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। देश भर में कृषि कानूनों के विरोध के बीच वैभव समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक किसानों की मदद करें। हमारे वैज्ञानिकों ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उसी की बदौलत हम दालों के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 1100 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 65 लाख के पास पहुंच चुका है, जिसमें 9,45,000 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र ने पिछले 5 दिन में पंजाब, हरियाणा और यूपी से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदी की है। पंजाब और हरियाणा में 26 सितंबर और शेष राज्यों में 28 सितंबर से धान की खरीद शुरू हुई। पंजाब से लगभग 91,005 टन और हरियाणा से 13,412 टन धान खरीदा जा चुका है। क्या नार्को टेस्ट से हाथरस कांड का सच सामने आएगा? हाथरस के एसपी और डीएसपी क्यों हुए सस्पेंड? प्रियंका ने क्यों कहा खुद पर आंच ना आए, इसलिए मोहरों पर सीएम योगी कर रहे कार्रवाई। हाथरस मामले में जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 हाथरस पर सियासत में। हाथरस कांड पर चौतरफा घिरने के बाद योगी सरकार केस का सच जानने के लिए पीड़ित परिवार और आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी और साथ ही मामले से संबंधित रहे एसपी, डीएसपी, पुलिसकर्मियों का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। हाथरस कांड पर सीएम योगी ने ट्वीट किया कि अपराधियों का समूल नाश सुनिश्चित है, अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। हाथरस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी, डीएसपी समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी विक्रमवीर, डीएसपी रामशब्द, इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा, उप निरीक्षक जगवीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल को सस्पेंड कर दिया है। एसपी विक्रांत वीर की जगह विनीत जायसवाल हाथरस के नए एसपी बनाए गए हैं। हाथरस कांड में पुलिस वालों के सस्पेंड होने पर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि सीएम योगी जी, कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, आप खुद इस्तीफा दीजिए। पीड़िता के परिवार को किसके ऑर्डर पर भीषण कष्ट दिया गया, हाथरस के डीएम और एसपी की कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए। हाथरस कांड को लेकर बीजेपी की नेता उमा भारती ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथरस मामले पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आई है। पुलिस ने जिस प्रकार से गांव और पीड़ित परिवार की घेराबंदी की, उससे कई आशंकाएं पैदा होती हैं। हाथरस कांड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट दलों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। विरोध प्रदर्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, वृंदा करात, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, जिग्नेश मेवाड़ी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस ने प्रोटेस्ट में शामिल सभी नेताओं के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। हाथरस कांड पर राहुल और प्रियंका गांधी की बयानबाजी पर बीजेपी ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजस्थान में हाथरस जैसी वारदात हुई, उस पर राहुल गांधी और प्रियंका चुप है, लेकिन हाथरस मामले में नाटक कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि राजस्थान पर चुप्पी साध लो और हाथरस पर हंगामा करो। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और नारे लगाए। पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया तो आप कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी भी हुई। हाथरस कांड के आरोपियों के पक्ष में 12 गांव के लोगों ने पंचायत की। पंचायत ने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। पंचायत ने कहा कि पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, जिससे कि मामले का सच सामने आए। यूपी के बलरामपुर गैंगरेप में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल रिक्शा चालक और एक कंपाउंडर को गिरफ्तार किया गया है।
इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त पीड़िता की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी साजिद और साहिल को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें। एलजेपी की बैठक में आज क्या फैसला लेंगे चिराग पासवान? महागठबंधन के आज सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान करेंगे। पप्पू यादव को अब किसका साथ मिला है? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी के बीच आज दिल्ली में चिराग पासवान ने एलजेपी की अहम बैठक बुलाई है। एलजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है। आज की बैठक में चिराग एनडीए में रहने या अकेले चुनाव लड़ने को लेकर फैसला कर सकते हैं। चिराग बिहार में एलजेपी के लिए 36 सीटें मांग रहे हैं। एलजेपी का तर्क है कि उसके 6 लोकसभा सांसद हैं, इसलिए पार्टी को कम से कम 36 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। एलजेपी नेताओं का कहना है कि अगर उनकी पार्टी को अपनी पसंद की सीटें नहीं मिली तो एलजेपी 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर करीब सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को 142, कांग्रेस को 65, लेफ्ट को 28, वीआईपी को 8 सीटें मिल सकती है। बिहार में टिकट बंटवारे से पहले ही आरजेडी में विरोध के सुर बुलंद हो गए हैं। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी के नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिलसा और तरैया से आए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मौजूदा विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में भी बैठकों का दौर जारी है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के घर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। जेडीयू नेताओं का कहना है कि पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। बिहार में चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का पैनल बना लिया है। ज्यादातर सीटों पर 2 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जाने माने शायर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद फौजिया ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार में जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व वाले प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को बहुजन अघाड़ी का समर्थन भी हासिल हो गया है। बहुजन अघाड़ी के प्रमुख और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने बिहार चुनाव में पीडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। महागठबंधन से अलग होने के बाद आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों को इस बार बिहार की जनता नकार देगी। स्कूल कॉलेज खोलने पर क्या है यूपी सरकार की तैयारी? मराठा आरक्षण पर शरद पवार ने क्या कहा? आजम खान का करीबी गैंगस्टर कहां से गिरफ्तार हुआ? अन्य राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 अन्य राज्य। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं। यूपी सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत दी है। सरकार का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन स्कूल प्रबंधकों से बात करेगा। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को वापस कराने का प्रयास कर रही है। यूपी में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के करीबी शाहजेब खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजेब की गिरफ्तारी सीएए के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में हुई है। शाहजेब पर थानागंज में कई मकान तोड़ने और लूटपाट का केस भी दर्ज था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। रिछई गांव की इस महिला ने गांव के 3 लोगों पर रेप का आरोप लगाया था। आरोप है कि पुलिस ने रेप का केस दर्ज नहीं किया और पीड़ित महिला के परिवार को थाने में बैठा लिया। पुलिस पर महिला के परिवार को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगा है। नरसिंहपुर में रेप पीड़ित महिला की खुदकुशी के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। गिटोटोरिया चौकी के प्रभारी मिश्री लाल को सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल एसपी एसडीओपी को हटाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के महोबा की कृषि व्यापारी इंद्रपाल त्रिपाठी की मौत के मामले में पुलिस ने केस के 2 मुख्य आरोपियों ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। केस में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार की भी गिरफ्तारी होगी। केस में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी।
उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की सलाह दी है। यूपी के अमरोहा में चोरी के शक में भीड़ ने नाबालिग लड़की को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। नाबालिग हाथ जोड़कर जान बख्शने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ लात घूंसे से लगातार हमला कर रही है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। कैथवाड़ा के बंसोली में लड़की को आरोपियों ने अगवा कर सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।